एक छोटे से गांव में खुशी नाम की बहुत ही गरीब लड़की रहती थी। वो एक छोटे से घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। वो इतनी गरीब थी कि 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाती थी। वो त्योहारों पर कुछ न कुछ काम करके अपना गुजारा करती थी। इस बार वो दिवाली पर पटाखे बेच रही थी। खुशी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अच्छे और बढ़िया पटाखे खरीद सके। एक दिन की बात है, खुशी अपनी टोकरी में रख कर थोड़े बहुत पटाखे खरीद कर बेच रही थी। उसे सुबह से दोपहर हो जाती है और कोई भी उससे पटाखे खरीदने नहीं आता। ये देख वो उदास हो जाती है। सुबह से दोपहर हो गई और अभी तक एक भी पटाखा नहीं बिका। हे भगवान, अब तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा। जो भी मेरे पास पैसे थे उनसे मैंने ये पटाखे खरीद लिए। खुशी ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक बच्चा खुशी के पटाखों की दुकान देखकर रुक जाता है और अपनी माँ से पटाखे खरीदने की जिद करने लगता है। अपने बच्चे की जिद की वजह से वो औरत खुशी की दुकान के पटाखे देखने लगती है, पर उस औरत को उसकी दुकान का एक भी पटाखा समझ नहीं आता। तुम्हारे पटाखे तो बिल्कुल बेकार और खराब हैं। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे खराब पटाखे। फिर वो औरत अपने बच्चे को लेकर आगे वाली दुकान से पटाखे दिलाने ले जाती है और वो वहाँ से बहुत सारे पटाखे खरीदती है। ये देख खुशी बड़ी उदास होती है। उसका सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पर कोई भी उसकी दुकान से पटाखे खरीदने नहीं आता। सुबह से शाम होने को चली, एक भी पटाखा नहीं बिका। सोचा था कि पटाखे बेचकर कुछ कमाई होगी, पर आज तो 1 पैसे की भी कमाई नहीं हुई। अब रात को मैं क्या खाऊंगी? जो भी पैसे थे उनसे मैंने पटाखे खरीद लिए। अब तो मेरे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे। ये सब सोचते हुए खुशी उदास हो जाती है और जब शाम होती है तो वो अपने पटाखे की टोकरी उठाती है और अपने घर के लिए चल देती है और घर जाकर वो पानी पीकर सो जाती है। और फिर अगले दिन सुबह होते ही वो जल्दी उठ जाती है और जल्दी जल्दी अपना घर का काम करके पटाखे बेचने के लिए निकल जाती है और चौराहे पर जाकर पटाखे बेचने लगती है। पटाखे ले लो, पटाखे, बढ़िया बढ़िया पटाखे। खुशी बोले जा रही थी, पर कोई भी उसके पटाखे खरीदने नहीं आ रहा था। जो भी उसकी दुकान पर आता तो वो पटाखे खरीदे बिना ही वहाँ से चला जाता। हे भगवान, आज भी एक भी पटाखा नहीं बिका। अब क्या होगा? मैंने सोचा था कि इस बार दिवाली पर पटाखे बेचकर अच्छी कमाई हो जाएगी, पर इसका तो उल्टा ही हो गया। शाम हो जाती है। खुशी अपने पटाखे की टोकरी उठाकर अपने घर पहुंच जाती है और पटाखों को रखकर कुछ सोचने लगती है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि लोग मेरे पटाखे खरीदने लगे। उसके लिए मुझे अच्छे और बढ़िया पटाखे खरीदने पड़ेंगे, पर मेरे पास खाना खाने तक के लिए पैसे नहीं, तो पटाखे खरीदने के लिए कहाँ से आएंगे? क्यों ना मैं साहूकार से कुछ पैसे उधार ले लूं, पर साहूकार से तो मैं पहले ही इतने पैसे ले चुकी हूँ। ये सब सोचते हुए खुशी को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। और फिर अगली सुबह वो जल्दी से अपने घर का काम निपटाकर पटाखे बेचने चली जाती है और जाकर पटाखे बेचने लगती है। पर आज का दिन भी उसका ऐसे ही निकल जाता है, तो वो और मायूस हो जाती है और जैसे ही शाम होने वाली होती है तो वो अपने घर की ओर चल देती है। पूरे रास्ते वो यही सब सोचते जा रही थी। हे भगवान, अब क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा जिससे कि मैं कुछ और काम कर सकूं। तभी अचानक से वो ठोकर खाकर गिर जाती है और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। वैसे भी मेरे पास थोड़े से ही पटाखे थे और वो भी सारे गिरकर बेकार हो गए। अब क्या होगा? खुशी जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उसी पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी खुशी को रोते हुए देख रही थी। अरे, इससे क्या हुआ और ये इतनी बुरी तरह क्यों रो रही है? अच्छा, ये अपने पटाखों को देखकर रो रही है। लगता है बेचारी बड़ी ही दुखी है। खुशी रोते रोते वहीं पेड़ के नीचे बैठी सो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग गई और फिर कुछ देर बाद उसी पेड़ से उतरकर वो चुड़ैल नीचे आती है और वो बड़े ध्यान से उसको देखने लगती है। मुझे इसके लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ ही देर में खुशी की नींद भी खुल जाती है। पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। बहुत देर हो गई, अब घर चलना चाहिए। खुशी अपने पटाखे की टोकरी उठाती है और अपने घर जाने लगती है। तभी चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे उसके साथ उसके घर पहुंच जाती है, जिसका पता उसे भी नहीं था। और फिर घर पहुंचकर पानी पीकर खुशी सो जाती है। और फिर जैसे ही रात होती है तो वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और फिर वो चुड़ैल अपनी मंत्र शक्ति से एक अनार बम बनाती है, जो कि कोई ऐसा वैसा बम नहीं था। एक अनोखा बम था जो आज तक किसी ने नहीं बेचा होगा और ना ही देखा होगा। फिर वो चुड़ैल उस अनार बम को खुशी को टोकरी में रख देती है और सुबह होने से पहले ही गायब हो जाती है। और फिर जैसे ही सुबह होती है, खुशी जल्दी से उठकर अपने घर का काम करके और जैसे ही वो बाजार जाने के लिए पटाखे की टोकरी उठाती है तो उसकी नजर टोकरी में रखे बड़े से अनार बम पर पड़ती है।
ये क्या चीज है? अरे ये तो अनार बम है, पर ये आया कहाँ से होगा? और वो भी इतना बड़ा, पर ये इतना बड़ा अनार बम कैसे हो सकता है? ये तो कुछ अलग ही है। खुशी की नजर उस अनार बम से हट ही नहीं रही थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस अनार बम को बाजार में जाकर बेच दूं? क्या पता इसे बेचकर कुछ पैसे ही मिल जाएं। यही सोचकर खुशी उस बड़े से अनार बम को बाजार में बेचने चली जाती है। एक समय की बात है, महिमा शहर में अपनी पढ़ाई करने आई हुई थी। महिमा की एक बहुत ही अच्छी सहेली थी जिसका नाम मनीषा था। एक दिन महिमा की माँ का फोन आता है और वो महिमा को उसकी भाई की शादी के लिए घर बुलाती है। महिमा अगले दिन अपनी सहेली मनीषा को इस बारे में बताती है, मैं अपने घर जयपुर जा रही हूँ क्योंकि मेरे भैया की शादी है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और तुम भी मेरे साथ जा रही हो, समझी? कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ। दोनों सहेली बड़ी ही खुश होती हैं और जयपुर जाने की तैयारी में लग जाती हैं। एक हफ्ते बाद दोनों जयपुर पहुंच जाती हैं। महिमा का इतना बड़ा घर देखकर मनीषा तो दंग रह जाती है। हर तरफ शादी की तैयारी चल रही होती है। आ गई मेरी बेटी। हाँ माँ, और देखो मेरे साथ कौन आए हैं, मेरी सहेली मनीषा। अरे बेटी आओ आओ, और इसे अपना ही घर समझो। जी माँ जी। चलो मनीषा, चलकर भैया से मिलते हैं। दोनों सहेली जाकर महिमा के भाई से मिलती हैं। राहुल अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे कितने दिन लगा दिए आने में, जैसे किसी पड़ोस की शादी है। अरे भैया, बस एग्जाम्स की वजह से रुकना पड़ा, पर अब मैं आ गई हूँ ना। अब देखना हम दोनों आपकी शादी में क्या धमाल मचाएंगे। अरे पर पहले इनसे तो मिलवा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये है मेरी सहेली मनीषा। महिमा उसके बाद मनीषा को अपना कमरा दिखाती है जो बिल्कुल राहुल के साथ वाला ही होता है। दोनों कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ जाती हैं और उनकी आंख लग जाती है। अगले दिन फिर दोनों अच्छे से तैयार होकर शादी की तैयारियों में लग जाती हैं। 2 दिन बाद राहुल की शादी हो जाती है और उनके घर एक सुंदर सी दुल्हन आ जाती है। अरे महिमा, ये तुम्हारी भाभी घूंघट क्यों किए हुए हैं? अरे ये शहर थोड़ी है, यहाँ बड़ों बड़ों को घूंघट करना ही पड़ता है। पूरी शादी अच्छे से निपट जाती है। अब अगले दिन महिमा और मनीषा को वापस शहर जाना होता है क्योंकि उनके कॉलेज की काफी छुट्टियां हो चुकी होती हैं। मनीषा को शहर जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। वो उस रात बड़ी ही उदास होती है। जब महिमा सो रही होती है तब मनीषा उठकर बाहर टहलने लगती है। टहलते टहलते मनीषा बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। बाहर काफी अच्छा मौसम होता है और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, पर फिर उसका ध्यान अचानक नई नवेली बहू पर जाता है। अरे ये इतनी रात को छत पर क्या करने जा रही है? मनीषा उसके पीछे पीछे जाने लगती है और छत पर पहुंच जाती है। छत पर घूंघट में वो बस चलती ही जा रही होती है। उसके बाद वो अपना घूंघट ऊपर करती है और आसमान में पूरे चांद को देखने लगती है। आज तो चांदनी रात है और मेरा मकसद पूरा हुआ। आखिरकार इस घर की बहू मैं बन ही गई। अब मैं सबको खत्म कर दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी मैं। हे भगवान, ये महिमा की भाभी ऐसी क्यों हंस रही है? इनको आखिर हुआ क्या है? मनीषा छुपकर सब देख ही रही होती है कि तभी महिमा की भाभी पीछे मुड़ती है और फिर उसका चेहरा देख मनीषा वहीं जमीन में बैठ जाती है। वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल होती है। मनीषा के तो गले से आवाज ही नहीं निकल रही होती। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। वो जैसे तैसे हिम्मत करके खुद को संभालती है और अपने कमरे में भागती है। महिमा, महिमा, जल्दी उठो महिमा। क्या हुआ मनीषा, तुम ऐसे हाँफ क्यों रही हो? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? सपना नहीं, सच में देख कर आ रही हूँ। तुम्हारी भाभी है ना, वो कोई और है। वो चुड़ैल है महिमा। मैंने खुद अभी उनको छत पर हंसते हुए देखा और वो आसमान में चांद को देखकर हंस रही थी और वो तो ये भी बोल रही थी कि वो सबको मार डालेगी। क्या मनीषा, तुम भी ना कैसे कैसे मजाक करती हो। चलो अभी तुम्हारा वहम दूर करती हो, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। महिमा मनीषा की एक नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़कर उसे राहुल के कमरे तक ले जाती है। उसके बाद वो दरवाजा खटखटाती है। अंदर से दरवाजा महिमा की भाभी खोलती है और उन्होंने अभी भी लंबा सा घूंघट किया होता है। जी बोलो दीदी, क्या हुआ? इतनी रात को आप दोनों यहाँ? पता है, मेरी दोस्त को एक बुरा सपना आया तो बस मुझे आना ही पड़ा। अच्छा, सबसे पहले आप अपना ये घूंघट ऊपर करो, मेरी सहेली आपकी शक्ल देखना चाहती है। जी दीदी, अभी करती हूँ। घूंघट वाली बहू अपना घूंघट ऊपर करती है तो उसकी बेहद खूबसूरत शक्ल देखकर मनीषा हैरान ही रह जाती है। मन ही मन वो यही सोच रही होती है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। उसने खुद अपनी आंखों से उसका चुड़ैल वाला चेहरा देखा था। महिमा फिर मनीषा का हाथ पकड़ती है और उसे चलने को कहती है। दोनों अपने कमरे में वापस जाने लगते हैं। जाते हुए मनीषा एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखती है तो उस घूंघट वाली बहू की अजीब सी मुस्कुराहट उसे और परेशान कर देती है। वो मनीषा को देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी
जैसे मानो उसे चेतावनी दे रही हो कि आगे से मुझसे पंगा मत लेना। मनीषा को ये सब बिल्कुल सही नहीं लग रहा होता। उसे बस इतना समझ आ रहा होता है कि उसे अब वहीं रहकर सब ठीक करना है और सबके सामने उस घूंघट वाली चुड़ैल बहू का सच लाना है, वरना सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी।